हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है साइकोलॉजी की, उसका चैप्टर 1 जो कि है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो आज से हम एक एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 11th और क्लास 12 दोनों की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी उसमें प्रॉपरली ऐसे फॉर्मेट सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्या दे रखा है, काइंड ऑफ पैराग्राफ में सब कुछ दे रखा है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर नोट्स की फॉर्मेट में प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम समझने की ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारी जो बुक में सबसे पहले हेडिंग है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें बता रखा है कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, एक है साइकी और दूसरा है लोगस। तो साइकी का मतलब क्या है कि साइकी का मतलब है सोल और लोगस यानी साइंस और स्टडी। तो ये किससे आया, ये दो ग्रीक वर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। साइकोलॉजी किससे मिल के बना है, दो ग्रीक वर्ड से, साइकी और लोगस। साइकी मतलब सोल और लोगस मतलब स्टडी या फिर साइंस। तो इसकी हमारे पास साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड, कि ये हमारी सोल यानी कि आत्मा और माइंड की स्टडी है, ठीक है। और जो हमारी साइकोलॉजी है हैज़ मूव फ्रॉम फिलोसॉफिकल रूट्स टू बिकम अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। कि हमारी जो साइकोलॉजी है, पहले स्टार्टिंग में साइकोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता था, उसके अंदर जो कुछ कंसेप्ट्स थे वो फिलॉसफी में पढ़ाए जाते थे। तो हमारी साइकोलॉजी की एक फिलोसफिकल रूट है और धीरे धीरे करके ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना है। और अब हम साइकोलॉजी को क्या पढ़ते हैं कि तीन की टर्म्स है जो हमें ध्यान रखनी है, कि मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। ये तीन टर्म पे हमें फोकस करना है, ठीक है। और साइकोलॉजी है वो अलग अलग लेवल पे लोगों को या कुछ जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उनको स्टडी करता है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि आपके खुद के इमोशंस किस तरह के हैं, आप खुद क्या फील करते हो। तो साइकोलॉजी इंडिविजुअल पे लेवल पे भी करती है, दो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी। और जैसे ग्रुप हो गया कि जो इंडिविजुअल्स है वो ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। और इनके बायोलॉजिकल और सोशल बेसिस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी फॉर्मल, हमारी साइकोलॉजी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। की साइकोलॉजी क्या है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस, हमारे एक्सपीरियंस और बिहेवियर की स्टडी है, ठीक है। इसके अंदर जो साइकोलॉजी में हम बायोलॉजिकल और सोशल साइंस इन दोनों के मेथड को यूज़ करते हैं। अब ये हमें समझ आएगा जब हम साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस और साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस पढ़ेंगे, वो जो हमने आगे लगा भी रखा है। तो इसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिकली, और हम बायोलॉजिकल और जो सोशल साइंस है दोनों के मेथड्स को यूज़ करते हैं। और हमारा गोल क्या होता है कि हम कुछ ऐसी नॉलेज डेवलप करें जो हमारे ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, कि एक इंडिविजुअल किस तरह से फंक्शन करता है उसको समझाने में हेल्प करे, ठीक है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। और जो साइकोलॉजी टर्म है वो कहाँ से आई है, ग्रीक वर्ड से, साइकी और लोगस, ठीक है। अब की टर्म्स क्या है इसमें, की टर्म्स में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो हमारी इंटरनल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, यानी अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी जो कुछ प्रोसेसेस चल रही है कि हम इसको समझ रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, इसको याद करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है हमारी, या जो हम कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी मेंटल प्रोसेसेस है। कि जैसे थिंकिंग हो गया, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग, ये सारी क्या है, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है। कि सोचने की क्षमता, रीजनिंग की, कोई प्रॉब्लम हमारे पास आई है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं, किसी चीज़ को जानने की ट्राई करते हैं। ये सारी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, जो क्या है, जो इंटरनल है। यानी कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो वो आपको पता नहीं लग रहा, तो ये क्या है, इंटरनल कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस। और हमारे पास एक होती है ब्रेन एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है हमारे पास मेंटल प्रोसेसेस।
ये दो चीज़ है। अब इन दोनों चीज़ को ना बहुत सारे लोग एक जैसा समझ लेते हैं कि दोनों का मतलब सेम है, बट ब्रेन एक्टिविटीज़ क्या है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, बट इनको हम सेम नहीं बोल सकते। ब्रेन एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, जैसे हमारे बॉडी न्यूरॉन से मिलके बनी है, तो हमारे ब्रेन में भी न्यूरल कनेक्शंस है, न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो ये सारा क्या है, ये सारी काइंड ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज़ है, वेव्स चल रही है। तो इसको हम किससे पता लगाते हैं, जैसे हमारे पास EEG होता है, पेट स्कैन, पेट टेस्ट होता है, fMRI हो गया, तो इससे हमें ब्रेन एक्टिविटी का पता लग जाता है कि कहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच रही है। ये सारी हमारी ब्रेन एक्टिविटी है। और मेंटल प्रोसेसेस हमारी ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, क्योंकि ब्रेन होगा तभी हमारे पास जो हम सोचने की क्षमता होगी, ठीक है। तो जो माइंड और जो ब्रेन है वो एक जैसे नहीं है। ब्रेन हमारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और माइंड जो हमारी प्रोसेसेस चल रही है वो है कि सोचना, सब कुछ करना। और ये किससे डेवलप होता है, ये हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे इंटरेक्शन से डेवलप होता है, ठीक है। और हम जब सोते हैं तभी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहती है। जैसे कि ड्रीमिंग भी क्या है, ड्रीमिंग भी एक लर्निंग मेंटल प्रोसेस ही है। लर्निंग क्या है, लर्निंग भी एक काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे दिमाग में कंसोलिडेशन चलता रहता है। तो तभी बोलते हैं नींद बहुत ज़रूरी होती है। और ये हमारा मेंटल प्रोसेस। तो हमने एक की टर्म पढ़ लिया, अब हमारी दो टर्म हो रहेगी, एक बिहेवियर और एक एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस की मान लो हमने कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आपने आज आपने स्कूल में टाइम स्पेंड किया है तो एक वो एक्सपीरियंस ही है। और एक्सपीरियंस क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव यानी कि एक इंडिविजुअल का यूनिक एक्सपीरियंस होगा। आपका और मेरा एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता और इंटरनल होगा। आपको मेरा एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता होगा और मेरे को आपके एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता होगा कि आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसा फील किया, आपके साथ कौन कौन थे। तो ये सारा क्या है, ये सारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज़ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि सिर्फ आप ही उसके बारे में अवेयर हो, यानी कि यूनिक है आपका, कि हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबका यही एक्सपीरियंस होगा। अगर आप सेम क्लास में भी बैठे हो, अगर सेम लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो, तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो सबका डिफरेंट है। सो इट इज़ सब्जेक्टिव एंड इंटरनल। ओनली द इंडिविजुअल कैन बी अवेयर ऑफ देम, कि सिर्फ उस इंडिविजुअल को ही उसके बारे में अवेयरनेस है। इट इज़ एम्बेडेड इन कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। ये हमारी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में प्रेजेंट होता है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि आज आपने क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको तारीफ़ मिली हो, और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो टीचर ने थोड़ी बहुत दूसरे तरीके में तारीफ़ कर दी हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सब्जेक्टिव और इंटरनल होता है। ऑल्सो इंक्लूड एसोटेरिक एक्सपीरियंस। अब एसोटेरिक एक्सपीरियंस क्या होता है, कि जैसे कोई डीप स्टेट में मेडिटेशन कर रहा है, या फिर किसी ने ड्रग्स के कारण मतलब कुछ हमारा ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस हो गए, यानी कि हमारे कुछ हम अलग तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे अगर मेडिटेशन कोई कर रहा है तो वो एक अलग स्टेट में पहुंच जाता है, ऐसे ही किसी ने ड्रग्स लिया है तो वो भी एक अलग स्टेट में पहुंच जाता है। तो ऐसे क्या होता है, इन तरह के एक्सपीरियंस को हम एसोटेरिक एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक्सपीरियंस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन दोनों उसको इन्फ्लुएंस करती है। कैसे, जैसे सपोज़ करो आपका कल जॉब इंटरव्यू है और क्या हुआ कि सुबह आप पहले से स्ट्रेस थे, यानी कि दिमाग पहले से ही ख़राब था, इतनी टेंशन थी, जॉब का स्ट्रेस था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऊपर से क्या हुआ, रास्ते में जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो बारिश आ गई। तो जो एनवायरनमेंट है उसने भी आपको आपके एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट किया, और आपका जो पहले से ही आप स्ट्रेस में थे उसने भी आपका एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट किया। यही अगर मान लो आप घर में आराम से चिल बैठे होते, बारिश आती तो कितना अच्छा मूड हो गया, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, और पकोड़े खाने का और मन करता। तो ये क्या, ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो गया। और दूसरा क्या था, हमारा नेगेटिव था। तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस दोनों हमारे एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, बिहेवियर। हमने पढ़ लिया मेंटल प्रोसेसेस, हमने पढ़ लिया एक्सपीरियंस और बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है, कि कोई भी आप एक्ट कर रहे हो, कोई भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, तो वो सारी क्या है, वो सारा बिहेवियर में कंसीडर होगा, ठीक है। अब बिहेवियर हमारा ओवर्ट भी हो सकता है, कोवर्ट भी। ओवर्ट मतलब ओ यानी ऑब्जर्वेबल, तो ये हमें याद कर लेना है कि ओ से ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और कोवर्ट यानी कि अंदर
अंदरूनी जो हमारा बिहेवियर है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी तो आप उसको गाली गलौज प्यारे प्यारे शब्द जो भी बोलना है सब बोल सकते हो। बट यही अगर मान लो टीचर ने आपको कुछ कह दिया, आपका मन तो बहुत करेगा मैं टीचर को कुछ कह दूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, तो आप अंदर ही अंदर टीचर को कोसोगे कि कैसा टीचर है, हमें ऐसा टीचर क्यों मिला। तो ये सारा क्या है, ये सारा बिहेवियर है, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आपका बोलना, आपने आपके दोस्त की तारीफ की तो वो क्या है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कोवर्ट यानी जो अंदर अंदर आप सोच रहे हो या अंदर अंदर मन में बड़बड़ा रहे हो, वो सारा क्या है, वो हमारा कोवर्ट बिहेवियर होगा। एंड इट इज़ ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है कि साइकोलॉजी में स्टिमुलस की डेफिनेशन होती है कि एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। तो ये हमारा क्या होता है, स्टिमुलस। अब जिसके कारण क्या हो, एक रिस्पॉन्स निकल के आए, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो किसके कारण होता है, स्टिमुलस के कारण होता है। अगर मान लो आपके सामने अभी शेर आ जाए, चीता आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप, ये क्या हो गया, ये काइंड ऑफ स्टिमुलस हो गया। और आप उसको देख के कैसे रिएक्ट करोगे, अगर आप खुद को ज़्यादा बहादुर समझते हो तो आप फाइट करोगे, वो भी क्या है, वो भी एक रिस्पॉन्स है। और दूसरा तरीका जो हम फॉलो करेंगे क्या है, दुम दबा के भाग जाना, तो वो भी क्या है, वो भी हमारा एक रिस्पॉन्स है। तो हमने साइकोलॉजी की 3 जो की टर्म्स थी वो कवर कर ली। सबसे पहले मेंटल प्रोसेस, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा एक्सपीरियंस, तीसरा क्या था, बिहेवियर। ठीक है। अब हमारी एक उसके अंदर सब हेडिंग दे रखी है कि साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, है ना। तो इसमें क्या है कि साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, साइकोलॉजी हमारे एक्सपीरियंस, मेंटल प्रोसेस को सिस्टमेटिकली क्या करती है, स्टडी करती है, ताकि हम समझ पाए कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, लोग ऐसे अलग अलग क्यों बिहेव करते हैं, सेम सिचुएशन होती है तो भी लोग अलग बिहेव करते हैं। तो ये सारा क्या है, ये सारा हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ले ऑब्जर्वेशन आर ऑफन बायस्ड बाय पर्सनल व्यू पॉइंट्स। अब एक चीज़ ये है कि हमारे साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम सिस्टमेटिकली सब चीज़ को स्टडी करते हैं। और अगर नॉर्मल कोई इंसान है, अगर सिंपली कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर बायस आ सकती है। और क्या हो सकता है, उसके अंदर उसके पर्सनल व्यू पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ले ऑब्जर्वेशन का तो यही मतलब है कि आम लोग जैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंस होगा, और दूसरा अगर साइकोलॉजी में स्टडी कंडक्ट किया तो उसमें डिफरेंस होगा। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी और सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन पे फोकस करते हैं। कि अगर मान लो कोई थ्योरी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर कोई उन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी अगर एक्सप्लेन करनी है, तो वो क्या होगा कि उन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो की होगी। वो चाहते हैं कि एक साइंटिफिक वे में हम इस थ्योरी को डेवलप करें। और यही अगर कोई कॉमन आदमी, कोई आम आदमी अगर कर रहा है, तो वो क्या है, वो सिर्फ अपनी टिप्पणी देगा, काइंड ऑफ अपने व्यू पॉइंट्स देगा। तो उन चीज़ में फ़र्क होता है। ठीक है। और जो साइकोलॉजी में हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, जैसे कि साइकोलॉजी बहुत पुरानी है, अगर समझे तो जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता भी क्या है, एक काइंड ऑफ काउंसलिंग ही है, जो हमारा साइकोलॉजी का पार्ट है, जिसके अंदर अर्जुन एक डिलेमा में होता है कि उसको युद्ध करना है कि नहीं करना। और श्री कृष्ण फिर उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये इसके प्रोन है, ये कौन है। तो फिर उसको क्या होता है कि उसके दिमाग के तार खुल जाते हैं और फिर उसको डिसाइड करना आसान होता है। तो क्या है कि साइकोलॉजी बहुत पुराना है, और इंडियन ट्रेडिशन में भी साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, बस उसका नाम नहीं पता था कि इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे साइकोलॉजी में सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत फोकस किया जाता है। अब ये क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि अपने खुद के गिरबान में झांक के देखो कि हम क्या है, यानी कि खुद की स्ट्रेंथ और खुद की लिमिटेशंस, हमने क्या किया है, खुद के बारे में खुद इवेल्युएट करो कि अपनी सारी जो जितनी भी चीज़ें उनको खुद पहचानना है। उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हमने ये चीज़ लाइफ में कर ली, ये हमें करना है, खुद के बारे में सोचना। तो ये आता है हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन में। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। दो साइकोलॉजी हैज़ एंशियंट रूट, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी की रूट्स एंशियंट है। मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी बिगिन विद वुंड्स फर्स्ट लेबोरेटरी इन 1879 लिप्जिंग जर्मनी। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि क्या है कि साइकोलॉजी मॉडर्न, जैसे साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक फील्ड कैसे एस्टेब्लिश हुआ, तो वो हुआ विल्हेम वुंड, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले
1879 में जर्मनी में लिप्जिंग नाम की जगह पे क्या किया, एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। तो तब से क्या उसको माना जाता है कि हमारी मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी की एक स्टार्टिंग है। ठीक है, किसने? विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग में एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। साइकोलॉजी इज कंसीडर्ड बोथ एज अ नेचुरल साइंस एंड अ सोशल साइंस डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच। अब साइकोलॉजी को हम नेचुरल साइंस भी कंसीडर कर सकते हैं, उसको सोशल साइंस भी, कि मतलब साइकोलॉजी दोनों ही है, कि नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। अब नेचुरल साइंस जैसे क्या होता है कि जिसके अंदर थोड़ा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ थिंग होती है, जैसे कि हमारा फिजिक्स हो गया, हमारी केमिस्ट्री होगी, ये क्या, ये नेचुरल साइंस है। अब और सोशल साइंस क्या है, जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल को उसकी सोशल सेटिंग में समझते हैं, कि हम एक इंडिविजुअल को एज अ सोशल बीइंग देखते हैं, कि अगर हम मान लो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे आसपास एक सोसाइटी है, तो हम उस सोसाइटी में किस तरह से एक्ट करते हैं, इंडिविजुअल हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारी सोशल साइंस होता है। तो हमारी साइकोलॉजी को हम नेचुरल साइंस भी बोलते हैं, उसको हम सोशल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल में करते हैं कि साइकोलॉजी नेचुरल साइंस कैसे है। कि इन्फ्लुएंस बाय डेकार्टे एंड फिजिक्स, साइकोलॉजी फॉलोज हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। कि साइकोलॉजी एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है? हाइपोथेटिको हमारा हाइपोथेसिस से आया है, समझो। अब हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम फिर डाटा कलेक्ट करके फिर उसको टेस्ट करने की ट्राई करते हैं। कि जैसे अगर मैंने कह दिया कि अगर आप धीरे धीरे म्यूज़िक सुनोगे तो आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, तो ये मैंने क्या बना दी, मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी। अभी हमारे पास इसके बारे में फैक्ट्स नहीं है, इसके बारे में एविडेंस नहीं है, ये हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? ये हमें डाटा कलेक्ट करना होगा, फिर हमें इसके ऊपर टेस्ट वगैरह लगा के देखना होगा कि क्या सच में अगर हम स्लो म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। तो जब हम इसके ऊपर पूरा सिस्टमेटिकली पूरा टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, पूरा सैंपल से डाटा कलेक्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद में हम रिजल्ट निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि मेरी जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो सही है या नहीं है। तो हाइपोथेटिको मतलब क्या हो गया कि हमें एक ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं। डिडक्टिव यानी कि हम डाटा कलेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल हमारा फॉलो होता है साइकोलॉजी में। इसमें क्या होता है कि हम एक थ्योरी बनाने की ट्राई करते हैं जो कि एक पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन करेगी। जैसे कि अगर हम मैस्लो की हमने थ्योरी के बारे में सुना हो कि उसने एक थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, तो वो क्या है, वो एक फिनोमिना मोटिवेशन को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कि एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे बेसिकली, और फिर हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हमारी नेचुरल साइंस में क्या होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल होता है। मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज डेवलप दिस वे इंक्लूड लर्निंग, यानी कि हमने इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की है, जैसे कि लर्निंग की, मेमोरी की, परसेप्शन की, मोटिवेशन की, इमोशन की। ये हम आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी थ्योरीज है। And it is also influenced by evolutionary approach from biology explaining phenomena like attachment, aggression। कि जैसे हमारे पास साइकोलॉजी में अटैचमेंट, एग्रेशन जैसे कंसेप्ट भी होते हैं, तो हम उसको किससे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि हम इवोल्यूशनरी मतलब कुछ बायोलॉजिकल बेसिस भी लेते हैं। कि मान लो जैसे ये प्रूवन है कि जो मेल्स के अंदर गुस्सा एक्स्ट्रा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उसका एक रीज़न ये है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मेल्स में, तो उसके कारण वो हमारा एग्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने ऐसे बायोलॉजी से भी हिंट लिए हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हम थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। तो हमने देख लिया साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। अब साइकोलॉजी एक सोशल साइंस कैसे है, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमंस एज सोशल बीइंग्स। हम सोशल बीइंग्स हैं क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर हमें शेप करता है, हमारे सोशल नॉर्म्स है, तो हम उस पूरे एक दायरे में रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस भी बोलते हैं। इट स्टडीज़ हाउ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस आर शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कि जैसे हम जिस कल्चर में रहते हैं उस तरह के हमारे क्या हो जाते हैं, उस तरह से हम बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे
जैसे हम डिफरेंस देखते हैं कि अगर मान लो एक इंडिविजुअल नॉर्थ में रह रहा है, एक साउथ में रह रहा है, तो उनके बिहेवियर में भी डिफरेंस होगा, उनके थिंकिंग पैटर्न में डिफरेंस होगा। अगर मान लो यही हम देखें, एक इंडिविजुअल इंडिया में है, दूसरा कोई वेस्टर्न कंट्री में है, तो उनकी सोच में भी, उनके बिहेव करने के तरीके में भी डिफरेंस होगा। तो ये क्या है, ये हमारा कल्चर और हमारा किस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, हमारी साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस भी हम इसको स्टडी करते हैं। सो पीपल बोथ इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, कि जो हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है और हम हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास कुछ सोशल या कल्चरल नॉर्म बने हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली में ये नॉर्म है कि नॉन वेज नहीं खाना, तो ये क्या है, ये हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है। और हम भी कैसे इम्पेक्ट करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ सोशल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि मान लो सती प्रथा या फिर कुछ घूंघट प्रथा काइंड ऑफ थिंग, तो हम भी उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो उससे हमारा सोसाइटी भी चेंज हो रही है, हमारे कल्चर भी चेंज हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल और जो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हमारे बिहेवियर के मल्टीपल कॉज हो सकते हैं कि जैसे हमारा बिहेवियर है उसके बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, सोशल, कल्चरल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नॉन वेज नहीं खाना, तो वो क्या हमारा कल्चरल हो गया कि हमारी सोसाइटी में हम एक पर्टिकुलर तरीके से मैरिज करते हैं कि शादी की रीति रिवाज इस तरह से होगी। तो वो हर एक इवन कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट होती है कि नॉर्थ में भी हमारे पास इतने अलग मिल जाएंगे कि हरियाणा में अलग तरह से होगी, पंजाब में अलग होगी, गुजरात में अलग, साउथ साइड में अलग होगी। तो ये क्या है, तो हमारे बिहेवियर के अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। और हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है रंजीता और शबनम का। तो उस स्टोरी में क्या बता रखा है कि जो रंजीता और शबनम है वो एक ही सेम क्लास में होती है, बट उनकी इतनी मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जो रंजीता होती है वो एक फार्मर फैमिली से आती है, ये क्या कहाँ से, फार्मर फैमिली से। और जो शबनम होती है उनके पापा क्या करते हैं, टाउन में ऑफिस में जॉब करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि इनकी ये दोनों क्या है, सेम क्लास में है। एक बार बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, जिसके कारण जो शबनम का घर है वो डूब जाता है। मतलब कि शबनम का घर पूरा ऐसे ख़राब हो जाता है। तो उसके कारण फिर जो क्या बोलते हैं उसको, विलेज में जितने भी लोग हैं, गांव में जितने भी लोग हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। और शबनम फिर रंजीता के घर पे आके रहना स्टार्ट करती है और उनकी फैमिली, शबनम की फैमिली की हेल्प करती है। तो ऐसे क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। दोनों अलग फैमिली से आए, दोनों की पर्सनैलिटी अलग थी, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग थी, बट उनका जो फ्लड सिचुएशन में क्या था, एक रिस्पॉन्स था कि वो कैसे हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि साइकोलॉजी स्टडी करती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जैसे दोनों अलग थे फिर भी वो कोऑपरेशन में आए। ठीक है, तो ये था हमारा साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं कि हमने किया क्या। कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी जो है वो हमारी दो ग्रीक वर्ड से आई है। ग्रीक वर्ड क्या था, एक था साइकी और दूसरा था हमारे पास लोगस। साइकी का मतलब था सोल और लोगस यानी कि साइंस या फिर स्टडी। तो हमारी साइकोलॉजी क्या होगी, साइकोलॉजी हमारी इट इज़ अ साइंस और अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो ऐसे हमने पढ़ा इसका मीनिंग क्या था। फिर हमने देखा कि इसकी एक डेफिनेशन है जिसमें क्या बता रखा था कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। और फिर हमने इन तीनों टर्म का मतलब समझा कि हमारे मेंटल प्रोसेस क्या होती है। मेंटल प्रोसेस हमारी इंटरनल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं, जैसे थिंकिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी क्या है, ये हमारी इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस है। और फिर हमने बिहेवियर का देखा। बिहेवियर क्या था कि हम किस तरह से एक्ट करते हैं, मतलब एक स्टिमुलस होता है उसके कारण एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो वो रिस्पॉन्स हमारा क्या होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स। और हमारे जो बिहेवियर है वो क्या हो सकते हैं, ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी। ओवर्ट का मतलब क्या था कि हम जिसको ऑब्जर्व कर सकें, और कोवर्ट का मतलब क्या था, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और जो हमारा बिहेवियर है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है। फिर हमने देखा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है कि एक्सपीरियंस हर एक इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव होता है।
और इंटरनल होता है। हमारे पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। फिर हमने क्या स्टडी किया, फिर हमने देखा कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो नेचुरल साइंस भी है और वो हमारी एक सोशल साइंस भी है। इसके अंदर हमने क्या देखा कि इसमें हमने हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मॉडल, जिसमें क्या था कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, ऐसे हम थ्योरी बनाते हैं। तो ये था हमारा हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मॉडल। इसलिए हम साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस भी बोलते हैं। सोशल साइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन को एज अ सोशल बीइंग स्टडी करता है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में इतना कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बुक में दे रखा है वो है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि माइंड और बिहेवियर को समझना। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था कि साइकोलॉजी में हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ माइंड, ये बोलते हैं। बट बहुत साल पहले माइंड को अवॉइड किया गया था, कि माइंड को कंसिड्रेशन में ही नहीं लिया। क्यों? रीज़न क्या था कि सबसे पहले तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइंड से आप क्या समझते हो, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हो, हाँ ये चीज़ यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर ये यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ऐसा कुछ नहीं बता सकते हम। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हमने जो साइकोलॉजी में बहुत साल तक माइंड को अवॉइड किया था। तो रीज़न हमें पता लग गया कि एक तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, दूसरा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन नहीं है बॉडी में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा कि एक तो हमने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड भी बोला है, बट बहुत साल तक इस कंसेप्ट को अवॉइड किया गया। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता। फिर क्या हुआ, हमारा जो कंसेप्ट ऑफ माइंड है उसका रिवाइवल। अब उसके लिए जो कुछ काइंड ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट है, फिजिशियन है, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। तो जैसे कि स्पेरी हो गया, पेनरोज। तो द कंसेप्ट ऑफ माइंड रिटर्न टू साइकोलॉजी ड्यू टू द वर्क बाय रॉजर स्पेरी एंड रॉजर पेनरोज। तो इन लोगों के कारण जो माइंड का कंसेप्ट है वो साइकोलॉजी में आया। और अभी ये बिलीव किया जाता है कि हम एक माइंड की यूनिफाइड थ्योरी भी बना सकते हैं। अब यूनिफाइड थ्योरी से हम क्या समझते हैं कि एक काइंड ऑफ ऐसी थ्योरी जो हर एक माइंड के फंक्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर पाए। बट अभी भी ये डेवलप हो रही है। ठीक है, तो अब है माइंड वर्सेस ब्रेन, कि माइंड और ब्रेन में डिफरेंस क्या है। तो माइंड क्या है? माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो नॉन फिजिकल एंटिटी है, कि हम फिजिकली इस चीज़ को टच नहीं कर सकते। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमें पता है कि ब्रेन यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है? वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक फिजिकल ऑर्गन है। ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया ये। दूसरा कि माइंड ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मान लो हमारे पास दिमाग ही नहीं है, पूरा दिमाग ही ख़त्म है हमारा, तो क्या हमारा कुछ भी हम काम कर पाएंगे? क्या हमारा माइंड काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा जो माइंड है वो ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो ब्रेन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गन। जैसे मान लो अगर कोई इंसान है, वो मर गया, तो भी उसका ब्रेन तो होता ही है, तो वो एक क्या है? काइंड ऑफ फिजिकल ऑर्गन है, तो वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गन। अब फंक्शन क्या है? तो हमारे माइंड का फंक्शन है कि एक्सपीरियंस करना, थॉट्स को प्रोसेस करना, फीलिंग्स को फील करना। तो ये सारा हमारा माइंड का काम होता है। और ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन के अंदर क्या होता है? हमारी जितनी भी न्यूरल एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। तो ये हमारा इसका डिफरेंस है। अब हमारी बुक में कुछ ऐसे केसेस दे रखे हैं जो सपोर्ट करता है कि माइंड और ब्रेन डिफरेंट है। तो केसेस कौन कौन से हैं, सिंपली एक बार हम देखते हैं। एक है हमारा ओसिपिटल, जिसमें ओसिपिटल लोब है उसको रिमूव कर दिया, ओसिपिटल। एक है हमारे पास फैंटम लिम्ब का कंसेप्ट, और एक है हमारे पास कि इम्पोस्टर वाला, कि वो बिलीव करता है कि उसके पेरेंट्स इम्पोस्टर है। तो हम देखते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है और क्या वो डिफरेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए कि माइंड और ब्रेन के बारे में हमें बताना है, तो हम ये स्टडीज़, ये केसेस कोट कर सकते हैं जिसमें बता रखा है कि हमारा जो माइंड और ब्रेन है वो डिफरेंट है। अब कैसे?
तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, जो केस है विजुअल क्यूज, ऑसिपिटल लॉब रिमूवल। तो इसमें क्या हुआ कि जो पेशेंट है उसके जो ऑसिपिटल लॉब्स है, ये ऑसिपिटल लॉब्स हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो हमारे विजन यानी कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सर्जिकली उसके ऑसिपिटल लॉब्स को रिमूव कर दिया। फिर भी जो हमारा पेशेंट है वो लोकेशन है और जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी जो अरेंजमेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट्स की, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पहला केस कि हमने पेशेंट्स के क्या कर दिए, हमने उसका ऑसिपिटल लॉब रिमूव कर दिया जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट स्टिल ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू द लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विजुअल क्यूज। अब पहला हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फैंटम लिम्ब फिनोमिना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी क्या होती है कि किसी किसी का हमने देखा है ना कि हाथ काटना पड़ता है या वो अपना हाथ लॉस्ट कर देता है उस एक्सीडेंट में, या पैर लॉस्ट कर देता है। तो फैंटम लिम्ब फिनोमिना क्या है, ये काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है कि फिजिकली वो ऑर्गन या जो भी हमारा हाथ या पैर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमारा जो माइंड है वो ये सोचता है कि वो स्टिल एग्जिस्ट करता है और उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। तो यही हमारी बुक में दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि जैसे उसको, अगर जो हमारा पेशेंट था उसको हमने कॉफ़ी को दिया कि ये लो तुम कॉफ़ी पकड़ लो, तो उसने जो उसकी कटी हुई आर्म थी वो उसने ट्राई किया कि मैं उससे कॉफ़ी ले लूँ। तो ये क्या शो करता है कि हमारे पास फिजिकली वो लिम्ब नहीं है, फिजिकली वो ऑर्गन या हमारा हाथ या पैर नहीं है, बट स्टिल हमारा माइंड उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो एन एथलीट हु लॉस्ट हिज आर्म स्टिल फेल्ट एन आर्म एंड सेंस्ड इट्स मूवमेंट्स रिएक्टिंग एज इफ इट वर रियल। तो ये हमारा फैंटम लिम्ब फिनोमिना होता है। अब तीसरा जो केस दे रखा है उसमें है कि एक जो पर्सन है उसको कुछ ब्रेन इंजरी हुई, ठीक है, कोई एक्सीडेंट के कारण मान लो उसको एक ब्रेन इंजरी हुई। तो जब वो घर आया हॉस्पिटल से, तो उसने क्या किया कि उसके जो पेरेंट्स है उसको ये लगा कि उसके पेरेंट्स है वो रिप्लेस्ड हो गए हैं, कोई डुप्लीकेट बंदा आ रहा है और वो एज अ इम्पोस्टर है। मतलब इम्पोस्टर यानी कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल जो अपनी आइडेंटिटी को फेक कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं उसको धोखा देने के लिए या उसको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ, तो इसमें क्या शो कर रहा है कि उसके माइंड, ब्रेन में तो इंजरी होगी बट उसका माइंड है वो फंक्शनल है। तो ये केसेस क्या शो करते हैं कि डैमेज टू ब्रेन डज नॉट ऑलवेज मीन डैमेज टू द माइंड। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं। अब हमारे जो बता रखा है कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो पहले साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे कि हमारा जो माइंड और जो हमारी बॉडी है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये बता रखा था। बट अब स्टडीज़ कंडक्ट होने लगी, तो स्टडीज़ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा माइंड और बॉडी है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। अब ये हमें किससे पता चलता है कि एक इसमें कंसेप्ट दे रखा है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इमोशन तो हम समझते हैं जैसे जॉय, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड, तो ये सारा हमारा पॉजिटिव इमोशन है, होप, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन यानी कि हमारे दिमाग में ही हमें सोचना, पॉजिटिव चीज़ें सोचना, जैसे कि डिज़ायर्ड आउटकम को सोचना, सक्सेस को सोचना, हमारे गोल्स फुलफिल हो रहे हैं उसको सोचना। तो ये क्या होता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, हम अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, उसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर चेंज आते हैं। जैसे मान लो अगर हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, हम सोच रहे हैं आराम से कि हमारा पेपर आसान होगा, हम अच्छे से लिख देंगे, तो हमारी बॉडी काइंड ऑफ रिलैक्स्ड हो जाती है। तो ये होता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव इमोशंस का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे। और एक इसमें और ने स्टडी दे रखी है जिसमें क्या बता रखा है कि कुछ पेशेंट्स थे जिनकी आर्टरीज समझते हैं हमारे हार्ट के अंदर होता है ना जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, उनकी आर्टरीज क्या थी, ब्लॉक थी। तो उनको क्या विजुअलाइज करवाया कि उनकी आर्टरीज में से ब्लड फ्लो कर रहा है। हमने क्या करवाया, उनको ये विजुअलाइज करवाया कि जो जैसे उनकी हार्ट है उसके अंदर आर्टरीज है, उनमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। ऑल्दो उनकी आर्टरीज ब्लॉक थी फिर भी हमने उसको विजुअलाइज करवाया, और इसका इम्पैक्ट क्या था कि ओवर टाइम जो उनकी ब्लॉकेज थी वो कम होगी। तो ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट है। यानी कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकता है। फिर है मेंटल इमेजरी। इसका मतलब क्या है, अब हमें पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और मेंटल इमेजरी सेम ही लग रहा होगा, है ना।
ऑल्दो कुछ हद तक सेम है, बट मेंटल इमेजरी में हम कुछ भी चीज़ हमारे माइंड के अंदर इमेजेस बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, ऑल्दो वो मतलब अगर चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, किसी भी तरह की इमेजेस बना सकते हैं। तो हमारी मेंटल इमेजरी से क्या होता है कि हमारे जैसे फोबियाज होते हैं, हमारी एंजाइटी होती है, उसको क्योर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। कैसे? जैसे मान लो किसी को अगर डॉग्स का फोबिया है, तो अगर हम कोई एक इंडिविजुअल है उसके सामने सिंपली डॉग ला के रख देंगे तो वो तो पैनिक अटैक से ही मर जाएगा, है ना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको दिमाग में बोलते हैं कि आप सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास एक डॉग आपके पास बैठा है, क्वाइटली बैठा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम उनके डर को कम करते हैं। तो ये हमारा बॉडी और माइंड के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारा माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप का, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। अब एक इसमें कंसेप्ट दे रखा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होगा, इम्यून सिस्टम। और साइको न्यूरो का मतलब कि हमारा माइंड। इसमें ये बता रखा है कि हमारा जो माइंड है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके बीच में क्या है, रिलेशन है। कि अगर हम मान लो पॉजिटिव सोचेंगे यानी कि अच्छा सोचेंगे, हमारे दिमाग और हमारे इम्यून सिस्टम में कनेक्शन है, ठीक है। जैसे और इट शोज दैट मेंटल स्टेट्स इन्फ्लुएंस फिजिकल हेल्थ, प्रूविंग डीप लिंक्स बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। कि हमारा जिस तरह का मेंटल स्टेट होगा उसी तरह से हमारी हेल्थ होगी। ये भी बोलते हैं ना कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अब हमारे जैसे साइकोलॉजी में अलग अलग टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ भी होती है कि कोई बंदा जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ही इज़ मोर प्रॉन टू हार्ट डिसीज़, या फिर कैंसर, जो इमोशंस अपने सप्रेस करता है ही इज़ मोर प्रॉन टू कैंसर। तो ये क्या है, ये हमारे मेंटल स्टेट्स और हमारी फिजिकल हेल्थ किस तरह की होगी उसके बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो अब इसकी एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं की तो हमने जो पढ़ा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हमें समझ ही नहीं आई। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर। अब इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है उसको हम साइंस ऑफ माइंड भी बोलते हैं, बट बहुत साल तक ये जो कंसेप्ट है ये साइकोलॉजी में आया ही नहीं। क्यों? इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो हमारा जो माइंड है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, यही बात है। और दूसरा, हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, नो एग्जैक्ट लोकेशन नोन, यही था। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि रॉजर स्पैरी और पेनरोज इन जैसे साइकोलॉजिस्ट या जो भी न्यूरो साइंटिस्ट थे उनकी वजह से जो माइंड का कंसेप्ट था वो हमारे साइकोलॉजी में आया। स्पैरी और पेनरोज, इन्होंने हमारा जो माइंड है उसके ऊपर बहुत काम किया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने साइकोलॉजी के अंदर इंटीग्रेट किया कंसेप्ट ऑफ माइंड, है ना। तो ये हमने इसमें पढ़ा। और ये भी बोलते हैं कि एक जो माइंड की यूनिफाइड थ्योरी है वो भी पॉसिबल है, उसके ऊपर भी वो भी अभी डेवलप हो रही है कि जिसके अंदर हम माइंड के सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकें। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने माइंड वर्सेस ब्रेन पढ़ा कि माइंड और ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये देखा, माइंड वर्सेस ब्रेन। तो डिफरेंस क्या है हमारा कि माइंड जो है वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, यानी कि नॉन फिजिकल एंटिटी है, हम इसको टच नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये कहाँ एग्जिस्ट करता है ना। और जो ब्रेन है वो क्या है? वो हमारा एक फिजिकल ऑर्गन है। जो हमारा माइंड है वो बिना ब्रेन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जबकि हमारा ब्रेन है वो क्या है? वो एक फिजिकल ऑर्गन है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमने माइंड और ब्रेन का डिफरेंस देखा। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने कुछ केसेस देखे थे, केसेस जो सपोर्ट करते हैं कि हमारा माइंड और ब्रेन डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने ऑसिपिटल लॉब वाला केस देखा। ऑसिपिटल लॉब वाले केस में क्या था कि जो कुछ पेशेंट्स थे उनका ऑसिपिटल रिमूव कर दिया, ऑसिपिटल लॉब जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर फिर भी वो हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी लोकेशन किस तरफ है या कैसे अरेंजमेंट है उनके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो वो था ऑसिपिटल लॉब वाला केस। फिर हमने एक फैंटम लिम्ब वाला देखा,
जिसमें क्या होता है कि हमारा अगर हाथ कट गया है फिर भी हमारा माइंड ये एज्यूम करता है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। फिर हमने देखा इम्पोस्टर वाला केस कि कोई इंडिविजुअल कहाँ से आया, हॉस्पिटल से आया, तो उसको क्या लगता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो डुप्लीकेट से रिप्लेस हो गया है। उसको लगता है कि वो इम्पोस्टर्स है, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी फेक करके उसको धोखा देने के लिए या उसके लिए खतरा है काइंड ऑफ। तो ये हमने केसेस देखे थे। फिर हमने माइंड और बॉडी का रिलेशन देखा। किसका? माइंड एंड बॉडी का रिलेशन। तो पहले तो ये बोला जाता था कि माइंड और बॉडी दोनों चीज़ क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। बाद में स्टडीज़ ने क्या प्रूव किया कि ये इंटर रिलेटेड है। यही प्रूव किया, तो इंटर रिलेटेड ये प्रूव किया। फिर हमने क्या देखा कि हमारी जो कंसेप्ट है जैसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हो गया, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस। फिर हमने एक स्टडी देखी थी ऑर्निस्ट स्टडी। इसमें क्या था ऑर्निस्ट स्टडी में कि हमने ब्लॉक्ड आर्टरीज वाला देखा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी क्या थी, आर्टरीज ब्लॉक थी, कि उनका ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा। तो हमने उनको क्या विजुअलाइज करा कि आप ये सोचो कि आपकी बॉडी में से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना। तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जो उनकी ब्लॉकेज थी वो कम होगी। और एक हमने मेंटल इमेजरी देखा, जिसका मतलब क्या था कि जो हमारी फोबियाज हो गया, एंजाइटी हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल है। फिर हमने एक कंसेप्ट देखा जो क्या था, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो, अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो हमारे मेंटल स्टेट्स होते हैं वो हमारी फिजिकल स्टेट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ा और इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारे बुक में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसको भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में हर कोई ये ट्राई करता है कि वो साइकोलॉजिस्ट है, मतलब साइकोलॉजिस्ट बनने की, कि मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा, तुम कैसे एक्ट करोगे। तो सब अपनी अपनी क्या बोलते हैं, सुपीरियरिटी झाड़ने में लगे पड़े हैं। तो बट ये क्या है, वो अपनी खुद की थ्योरीज बनाते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसे बिहेव करेगा अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे। ऑल्दो अभी कॉमन सेंस भी कॉमन पीपल में रही नहीं है, हाँ। तो जैसे बिलीफ है कि लोग क्या सोच लेते हैं कि लोग तो है ही लेजी, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको धक्के से ही काम करवाना पड़ेगा, कि कोई इंडिविजुअल अपनी खुशी से काम नहीं कर सकता, जैसे ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशंस है, जो ये कॉमन सेंस पे एक्सप्लेनेशन है, ये क्या है, ये साइंटिफिक नहीं है एंड मे बी ट्रू और फॉल्स व्हेन इन्वेस्टिगेटेड एम्पिरिकली। ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है जब हम उसको साइंटिफिकली एविडेंस के बेसिस पे टेस्ट करेंगे। तो अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि कॉमन सेंस और हमारी जो साइकोलॉजी है उसमें डिफरेंस क्या है। अब कॉमन सेंस है जो हमारी हाइंडसाइट पे बेस्ड होती है, हिंडसाइट पे बेस्ड होती है, मतलब कि जो बिहेवियर हो गया उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन है कि ये बिहेवियर ऐसे ऐसे हुआ है और क्यों हुआ है। जबकि साइकोलॉजी एज अ साइंस क्या करती है, वो हमारे बिहेवियर पैटर्न को प्रेडिक्ट करती है, ठीक है। साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है और जो कॉमन सेंस होती है जो वो क्या करती है, वो हमारा बिहेवियर हो गया उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करती है। जैसे इसमें हमारी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे डिस्टेंस और रिलेशनशिप है, तो दो पॉपुलर सेइंग है कि या तो डिस्टेंस होगा तो हमारा जो मान लो हमारे दिमाग से वो बंदा ही निकल जाएगा कि दूर रहेंगे तो ना हम बात करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। एक तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लो डिस्टेंस है तो वो हमारे क्या करेगा, हमारे जो एक दूसरे के लिए प्यार है उसको बढ़ाएगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। तो लोग इसको क्या डिसाइड करते हैं कि मान लो जब उसके साथ हो जाता है कोई भी इंडिविजुअल के साथ, तो वो ये डिसाइड करते हैं हाँ कि मेरे लिए तो ये इनमें से ये वाली चीज़ काम की है। तो ये क्या है, ये कॉमन सेंस है। बट साइकोलॉजी ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी पहले एक्सप्लेन करेगा, एक इंडिविजुअल को स्टडी करके वो बताएगा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कौन सी कंडीशन होगी। तो कॉमन सेंस कांट प्रेडिक्ट, इट ओनली एक्सप्लेन पोस्ट फैक्टो, यानी कि होने के बाद में हम जो कॉमन सेंस है वो उस बिहेवियर को बताती है, जबकि हमारा साइकोलॉजी है वो पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये हमारा इसमें डिफरेंस है। फिर हमारे पास एक स्टडी दे रखी है इसमें ड्वेक की। तो उसने क्या किया था कि उसने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स लिए जो कि बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, ठीक है। मान लो उनको कुछ फेलियर हो गया तो वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि हमसे तो ये काम नहीं होगा।
तो हमारा कॉमन सेंस व्यू क्या कहता है कि उनको इजी प्रॉब्लम्स दो ताकि क्या हो, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कॉमन सेंस व्यू तो यही है कि उनको अच्छा ठीक है, अगर वो जल्दी गिव अप कर रहे हैं तो उनको इजी प्रॉब्लम दो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होए। तो कॉमन सेंस व्यू ये है। तो ड्वेक ने क्या किया कि उसने 2 ग्रुप्स लिए। तो उसने एक ग्रुप को तो इजी प्रॉब्लम्स दी, मतलब कुछ दिनों तक उनको ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि उनको इजी प्रॉब्लम दी, और दूसरे ग्रुप को उसने क्या किया कि उसने इजी प्रॉब्लम्स भी दी और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी दी। ठीक है, तो हुआ क्या कि उन दोनों को वो प्रॉब्लम्स देके फिर उसने क्या किया, लास्ट में उनका टेस्ट किया कि उसने एक नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दी, न्यू सेट ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स। और इसमें क्या था, इसमें दोनों चीज़ें थी, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे और इजी क्वेश्चंस भी थे। तो ग्रुप 1 जो जिसको हमेशा इजी क्वेश्चंस मिले थे, जो हमेशा सक्सीड किया जिसने, उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी हार मान ली, और जब उनको मतलब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उनके सामने आया तो उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। और जो ग्रुप 2 था जिसको ईजी और डिफ़िकल्ट दोनों प्रॉब्लम पहले मिली थी, जब उनको नई प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी आई तो उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा जो कॉमन सेंस व्यू है वो गलत प्रूव हो गया। मतलब कि कॉमन सेंस व्यू तो ये बोलता था कि उसको क्या करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इजी प्रॉब्लम देते जाओ। बट जब हमने उस चीज़ को टेस्ट किया तो क्या हुआ कि उन्होंने तो बहुत जल्दी हार मान ली। तो कॉमन सेंस व्यू हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो कंक्लूजन, फेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फेलियर इंक्रीजेस रेजिलियंस अपोजिट ऑफ कॉमन सेंस बिलीफ। कि अगर मान लो हम फेलियर को समझेंगे, उसको फेस करेंगे, तो हमारे पास रेजिलियंस आएगी। रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो ये समझ लो कि गिर के संभलना। कि अगर मान लो हमें फेलियर भी आते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम संभल सकते हैं बाद में, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी तो यही ड्वेक की स्टडी ने क्या किया था, टेस्ट किया था। ठीक है, अब कुछ मिथ्स और कंसेप्शंस भी है, जैसे हम कॉमन सेंस वाला पढ़ रहे हैं तो लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन और वुमेन कॉज मोर एक्सीडेंट्स। तो कुछ ऐसे कॉमन बिलीव्स भी है जो कि क्या है, जो जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो एम्पिरिकल स्टडीज शो नो सच डिफरेंसेस। ऑडियंस इफेक्ट एंड परफॉर्मेंस, इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है कि हमारा कॉमन सेंस व्यू क्या कहता है कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होगी। बट साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो दूसरों की प्रेजेंस आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकती है, जिसको हम सोशल फैसिलिटेशन बोलते हैं। ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। आपको काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि अब मैंने इतने अच्छे से परफॉर्म किया, इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया है, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को प्रेज मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है, और साइकोलॉजी वर्सेस सूडो साइंस। अब सूडो साइंस का मतलब क्या होता है, सूडो मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है फेक। कि ऐसी साइंस जो खुद को ये क्लेम तो करती है कि हम साइंटिफिक है बट होता कुछ नहीं है। जैसे कि हमारी एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, हमारे तांत्रिक्स हो गए, पाम रीडर्स हो गए, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी से डिफरेंट है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे में डाटा को यूज़ करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और एम्पिरिकल एविडेंस से क्या करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाते हैं। यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक बेसिस पे है। पूरा उनकी जो प्रोसीजर होगी वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होगी, एक साइंटिफिक मैनर में होगी। बट जो सूडो साइंस होती है, जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, तांत्रिक्स हो गए, पाम रीडर्स हो गए, ये इनसे हमारी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है। सो एक बार इसमें भी हम रिवीजन कर लेते कि हमने किया क्या। तो हमारा टॉपिक क्या था, पॉपुलर नोशंस, यही था। अब इसमें हमने देखा क्या कि सबसे पहले तो हर एक कोई साइकोलॉजिस्ट बनने की ट्राई करता है कि एवरीडे साइकोलॉजी, हर कोई साइकोलॉजिस्ट बनने की ट्राई करता है, बट ऐसा होता नहीं है। साइकोलॉजी हमारी जो नॉर्मल लोग सोचते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। और फिर हमने ये देखा कि हमारा कॉमन सेंस है, उससे हमारी साइकोलॉजी अलग है। एक होता है हमारे पास कॉमन सेंस और एक होती है हमारे पास वर्सेस साइकोलॉजी। तो कॉमन सेंस क्या करती है कि जब बिहेवियर हो जाता है, बिहेवियर होने के बाद में उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, यानी कि हाइंडसाइट पे बेस्ड है। बट हमारी जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है, वो हमारे बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट करती है, प्रेडिक्ट द बिहेवियर।
तो ये हमारे इस बीच में इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ड्वेक की स्टडी देखी। तो उसने क्या किया, उसको ऐसे स्टूडेंट्स को स्टडी करना था जिन्होंने क्या किया, फेलियर्स को जो फेस करते हैं, फेलियर को फेस करके गिव अप कर देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने उनका 2 ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप्स, और उनको काइंड ऑफ 25 दिन तक ट्रेनिंग प्रोवाइड की। तो उसने क्या किया, एक ग्रुप को, जो पहला ग्रुप था उसको तो इजी प्रॉब्लम्स दी, इजी प्रॉब्लम्स, और दूसरे ग्रुप को क्या किया, दूसरे ग्रुप को इजी प्लस डिफिकल्ट दोनों प्रॉब्लम दी। तो फिर उसने ऐसे काइंड ऑफ कुछ दिनों तक ऐसे प्रॉब्लम्स दी। फिर उसने इन दोनों ग्रुप को टेस्ट किया। अब टेस्ट करने पे उसने न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दी दोनों ग्रुप को, और जिसमें दोनों काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी, यानी कि जिसमें इजी भी था और डिफिकल्ट भी था। तो जो ग्रुप फर्स्ट था, जो फर्स्ट ग्रुप था, उसने क्या किया, बहुत जल्दी गिव अप कर दिया कि जो हमारा कॉमन सेंस व्यू बोलता था कि इनको इजी प्रॉब्लम्स दो ताकि इनका क्या हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो वो चीज़ रॉन्ग प्रूव होगी कि उनका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ नहीं, उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर को फेस ही नहीं किया था। बट जो सेकेंड ग्रुप था, जिसने ईजी और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व की थी, जब उनको फेलियर भी हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हमारा कॉमन सेंस व्यू था वो गलत प्रूव हो गया। और इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम मान लो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, अगर हम फेलियर को भी फेस करते हैं, तो वो हमारे जो अंदर रेजिलियंस बिल्ड करता है, यानी कि हम जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसको फेस करने में सक्षम होते हैं। तो ये था हमारा इस कॉन्सेप्ट का पूरा सार। तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन भी इतना नहीं होता कि हम इतने लंबे टाइम तक अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखें। तो मेक श्योर कि आप जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।